तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम आर्को और शायंतनी नाम के एक कपल को देखते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, जिसके बाद वो रहने के लिए एक घर ढूंढ रहे थे। लगभग एक वीक से वो दोनों डिफरेंट अपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन उन्हें पसंदीदा घर नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम उनके ब्रोकर पप्पू से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि उसे सिटी के कुछ डिस्टेंस पर एक प्रॉपर्टी मिली है जो कि उन्हें डेफिनेटली अच्छी लगेगी। वो लोग यहाँ अपार्टमेंट में आते हैं जहाँ फ्लैट नंबर 609 उन्हें बहुत पसंद आता है। अब ऑल्दो ये लोकेशन सिटी से थोड़ी दूर थी, बट स्टिल आर्को और सायन को ऐसी लोकेशंस पसंद थी और ये घर काफ़ी बड़ा था और चीप रेट पर अवेलेबल था, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को खरीद लेंगे। वो लोग नेक्स्ट वीक तक यहाँ शिफ्ट होने का प्लान करते हैं एंड घर को एक्सप्लोर करते वक्त सायन एक रूम को नोटिस करती है जिसका डोर ओपन नहीं हो रहा था। पप्पू सायन को बताता है कि इस रूम में घर के ओनर का कुछ पुराना सामान पड़ा है और ओनर ने ही इस रूम को खोलने से मना किया है। इसके बाद वो दोनों जल्द ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ अपना सामान वगैरह सेट कर लेते हैं। ये उनका ड्रीम होम बन गया था और यहाँ आकर वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन इसी बीच घर में कुछ अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी, जैसे वॉल पर से पिक्चर का गिर जाना, शो पीसेस का अपने आप मूव कर जाना इत्यादि। सायन को ये बात थोड़ी खटकने लग गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से घर में शीशों का टूटना अपशकुन होता है। नाउ आर्को भी इस घर में आकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहने लग गया था। इनफैक्ट अब वो चीज़ें वगैरह भी भूल जाता था, लाइक घर के कीज भूल जाना, वॉलेट भूल जाना, यहाँ तक कि वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करना तक भूल जाता है। ऐसे में सायन उसे अपने अकाउंट में जॉइंट होल्डर बना लेती है, बट स्टिल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके घर की अनयूजुअल एक्टिविटी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही थी। जब वो घर में अकेली होती है तब उसे किसी की मूवमेंट्स वगैरह फील होती है और उस लॉक्ड रूम से किसी की आवाज़ आती है। ऐसे ही एक दिन सायन को टीवी स्क्रीन पर एक छोटे बच्चे की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और सेम नाइट उसे ऊपर स्टेयर से किसी बॉल के गिरने की आवाज़ आती है। जब वो अपस्टेयर्स जाती है तब वहाँ उसे लॉक्ड रूम की लाइट्स ऑन दिखती है। सायन दरवाजे के नीचे से रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगती है और इसी दौरान एज एन ऑडियंस हम एक छोटे बच्चे की घोस्ट को सायन के ठीक पीछे खड़ा हुआ देखते हैं। सायन भी शायद उस घोस्ट को नोटिस करती है और वो डर के मारे भागकर अपने रूम में लौट जाती है और वो अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। आर्को कुछ दिनों के लिए कंपनी से एक ट्रिप पर गया था और सायन यहाँ अकेले बहुत डर रही थी। वो सुबह होते ही आर्को को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है, लेकिन आर्को ये सब सुनकर कहता है कि शायद ये सब सायन का कोई बुरा सपना होगा। यहाँ सायन अपने पेरेंट्स से भी कुछ शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके और आर्को की वेडिंग के खिलाफ थे और ऐसे में अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उनके सामने रखती तो वो आर्को को ही शायद टारगेट करते। सायन नोटिस करती है कि ऑल्दो बिल्डिंग के बाकी लोग यहाँ किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी वगैरह के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन उन लोगों के एक्सप्रेशन और एक्शन से उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ और भी लोग हैं जो जानते हैं कि ये फ्लैट हॉन्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, सायन की मेड शाम 6 बजे के बाद 1 मिनट भी फ्लैट में रुकने के लिए रेडी नहीं होती। नीचे वॉचमैन भी सायन को देखकर काफ़ी वरीड एक्सप्रेशन देता था और उसे हमेशा पूछता था कि उसके फ्लैट में सब कुछ ठीक तो है ना। सायन अपने सामने वाले एल्डरली नेबर से बात करने जाती है, जहां वो ओल्ड लेडी से पूछती है कि क्या उनसे पहले इस फ्लैट में कोई रह रहा था। ओल्ड लेडी ये क्वेश्चन सुनकर बहुत घबरा जाती है और पैनिक करने लगती है। ऐसे में सायन को यहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड अनन्या से ये सब शेयर करती है। अनन्या का कहना था कि हो सकता है ये सायन का डिप्रेशन होगा जो दोबारा लौट कर आया है। किसी नई जगह पर शिफ्ट करने पर ऐसा अक्सर होता है। अब यहाँ में पता चलता है कि सायन पास्ट में किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी, जिस वजह से उसे मेंटल ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम रही थी। खैर, सायन शाम को घर जाती है, जहाँ वो घर में अपनी चीज़ों को बिखरा हुआ पाती है और इसके बाद वो भागकर अपने ओल्ड नेबर्स के पास जाती है। आज वो ओल्ड लेडी सायन से खुलकर बात करती है और उन दोनों की बातों के दौरान वो ओल्ड लेडी सायन को बताती है कि उन्होंने भी उस छोटे बच्चे के घोस्ट को देखा है। वो कहती है कि बच्चे का घोस्ट शायद सायन को कुछ इशारा देना चाहता है। वो सायन से कहती है कि उस घर में कुछ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन इससे पहले वो लेडी कुछ आगे बताती, उसका हस्बैंड यहाँ आ जाता है और उसे रोक लेता है। हारकर सायन को अपनी पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करना पड़ता है और सायन के डैड अपने एक पुलिस ऑफिसर फ्रेंड अनिकेत से सब कुछ शेयर करते हैं। अनिकेत अगले ही दिन इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करता है और सबसे पहले वो ब्रोकर पप्पू से पूछताछ करता है। वहीं दूसरी तरफ सायन आर्को के लौटने का वेट कर रही थी और उसी रात को सायन को उसी बच्चे का घोस्ट दिखाई देता है, जिसे फॉलो करते हुए सायन उस लॉक्ड रूम में पहुंच जाती है, जिसका डोर अपने आप ही खुल जाता है। रूम के अंदर किसी छोटे बच्चे का सामान पड़ा हुआ था, वहां कुछ टॉयज थे और कुछ स्केच बुक्स पड़ी हुई थी। सायन एक स्केच बुक को चेक कर रही थी कि डोर अपने आप बंद हो जाता है।
सायन डर के अपने नेबर के यहाँ भाग जाती है, जहाँ उसे इस बार वो ओल्ड अंकल मिलते हैं जिनसे उसकी बात होती है। वो सायन को बताते हैं कि उनकी बेटी उसी फ्लैट में अपने हस्बैंड और अपने बच्चे पॉपी के साथ खुशी खुशी लाइफ बिता रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उनकी बेटी के हस्बैंड ने उनकी बेटी को और उसके बेटे पॉपी को जान से मार दिया। किसी को भी उनकी मौत की भनक नहीं लगी और 2 दिन बाद उन्हें ऊपर के रूम में क्लोजेट में से पॉपी की लाश मिली थी। वो आगे बताते हैं कि वो इस रूम को किसी को रेंट पर नहीं देना चाहते थे, बट पप्पू ने उन्हें फोर्स किया, जिसके बाद उन्होंने उसे ये फ्लैट बेच दिया। जी हाँ दोस्तों, ये ओल्ड कपल ही इस फ्लैट के ओनर थे और कहीं ना कहीं वो ओल्ड अंकल इसीलिए ओल्ड लेडी को चुप रहने के लिए कहते थे, नहीं तो सायन और ऑर्को यहाँ से डर के भाग जाते हैं। सायन वापस अपने फ्लैट में जाकर स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद सायन को आधी नींद में ऐसा फील होता है एज इफ आर्को वापस आ गया है और बेड पर आकर लेट गया है। सायन उससे नींद में ही बात करती है, बट आर्को कोई जवाब नहीं दे रहा था। अचानक सायन का फोन रिंग करता है और सायन आंखें खोलकर देखती है कि यहाँ बेड पर कोई था ही नहीं। आर्को तो दरअसल घर के बाहर से उसे डोर ओपन करने के लिए कॉल कर रहा था। सायन आर्को को ये सारी बातें शेयर करती है, बट आर्को अब भी उसे यही यकीन दिलाने में लगा हुआ था कि ये उसका कोई मेंटल ब्रेकडाउन है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल ये सायन की सेकंड मैरिज थी। जी हाँ, सायन की बेटी की कुछ साल पहले ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद सायन का पहला हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया था और इस ट्रॉमा से उसे अकेले ही जूझना पड़ा था, जिसके बाद उसे मेंटल ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम हो गई थी। देन फाइनली कुछ टाइम बाद आर्को उसकी लाइफ में आया, जिसके बाद वो किसी तरह मूव ऑन कर पाई। खैर, रात को फिर एक बार सायन उसी बच्चे की घोस्ट को फॉलो करते हुए ऊपर वाले रूम में पहुंचती है, जहां वो स्केचबुक में 2 एक्स्ट्रा ड्राइंग्स देखती है। इसमें जॉन्टी और अनुराधा नाम के ड्राइंग बने हुए थे और साथ ही में एक बड़े आदमी का स्केच बना हुआ था जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। दीवार पे हर जगह रन लिखा हुआ था और ये सब बहुत ही अजीब था। खैर, अगली सुबह आर्को सायन को बताता है कि उसे फिर कुछ दिनों के लिए कंपनी से ट्रिप पर जाना होगा और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वापस आने के बाद वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आर्को के जाने के बाद सायन वॉचमैन से मिले एक पुराने बिल से पिछले टेनेंट्स की डिटेल्स निकालती है और उनसे मिलने जाती है। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि ये फैमिली उस फ्लैट में ज़्यादा समय तक नहीं रही थी, बट कुछ ही दिनों में उन्हें भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस होने लग गई थी। स्पेशली इस फैमिली में एक 6 साल का छोटा बच्चा था जिसे एक बच्चे की घोस्ट दिखाई देने लग गई थी। सायन वापस घर लौटती है और यहाँ लिफ्ट में चढ़ने से पहले उसे पप्पू मिलता है, जो कि उसे बताता है कि उसके ऊपर वाले रूम की विंडो पर कोई बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया था। सायन फौरन लिफ्ट के अंदर जाती है और यहाँ अचानक ही लिफ्ट रुक जाती है और सायन को अपने पीछे उसी बच्चे की घोस्ट दिखाई देती है। सायन किसी तरह अपने आप को संभालती है और अपने फ्लैट तक वापस आती है। सायन एक बात तो समझ चुकी थी कि वो घोस्ट उसे हार्म नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे कुछ बताना चाहता था, क्योंकि अगर देखा जाए अगर वो घोस्ट हार्म करना चाहता तो अभी तक कर चुका होता। ऐसे में सायन ऊपर वाले रूम की ड्राइंग्स ओल्ड लेडी और ओल्ड अंकल को दिखाती है। इस ड्राइंग्स में वो नाम लिखे हुए थे और ये नाम पढ़कर ओल्ड अंकल सायन को बताते हैं कि ये लेडी कभी यहाँ अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसके हस्बैंड को किसी ने ज़्यादा देखा नहीं था और अचानक ही वो लोग भी यहाँ से कुछ समय बाद गायब हो गए थे।